2024 के पहले दिन ही भारतीय हवाई एजेंसी आईएसआरओ ने एक इंतहाई यूनिक और इम्पोर्टेंट किस्म का सैटेलाइट जमीन के गिर्द लॉन्च किया है। इसको एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट या एक्सपोसैट का नाम दिया जा रहा है। ये सैटेलाइट भी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से भारत के मशहूर जमाना रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी की 60वीं कामयाब फ्लाइट के जरिए से इस सैटेलाइट को जमीन के इर्द गिर्द 650 किलोमीटर बुलंद एक ऑर्बिट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। ये एक्सपोसैट इस ऑर्बिट के अंदर 5 साल तक काम करेगा। ये सैटेलाइट एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज के हवाले से एक इंतहाई इंपोर्टेंट किस्म का सैटेलाइट है। ये असल में एक मुकम्मल स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि एक्सरेज का इस्तेमाल करके एक्सरेज को कैप्चर करके कायनात में मौजूद ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करेगा। यानी ये उन न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स से आने वाली ताकतवर हाई एनर्जी की हामिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी एक्सरेज को कैप्चर करके उनको स्टडी करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे सवाल हमारे सामने ये आ रहा है कि हमने तो ब्लैक होल्स के बारे में सुना हुआ है कि ये इतनी ज्यादा ग्रेविटी के हामिल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, खला के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर से रोशनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बाहर निकलने की सलाहियत नहीं रखती। इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के हामिल ये ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फिर ये एक्सरेज कहां से आएंगी जिनको ये सैटेलाइट कैप्चर करके इन ब्लैक होल्स की स्टडी करेगा। इसके लिए हमें ब्लैक होल्स की थोड़ी सी डिटेल देखनी पड़ेगी। असल में ये ब्लैक होल्स क्या हैं कि जब भी बहुत बड़े साइज के सितारे अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में पहुंचते हैं, यानी उनके अंदर मौजूद तमाम हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो फ्यूज होके कंपैरेटिवली बड़े न्यूक्लियाई बड़े एटम्स में कन्वर्ट हो चुकी होती है, तो उस वक्त उस स्टार के पास बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी और बहुत ज्यादा मिकदार में मैस आ चुका होता है। और उस इंतहाई ज्यादा बढ़ते हुए मैस की वजह से उस सितारे का सेंटर यानी उसकी कोर जो है वो कोलैप्स कर जाती है। कोलैप्स करने का मतलब है कि वहां पे मौजूद तमाम एटम्स जो हैं वो ग्रेविटेशनल प्रेशर की वजह से दबकर एक इंतहाई डेंस किस्म की कोर बना देते हैं जिसमें थोड़े से वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा मैस जुड़ा होता है। और इंतहाई ज्यादा मैसिव बहुत बड़े स्टार होने की वजह से हमारे सूरज के मुकाबले में कई गुना बड़े स्टार्स जो हैं उनकी कोर जो है वो स्टार की मौत के बाद यानी सुपरनोवा हो जाने के बाद उसकी जो कोर है वो एक इंतहाई ज्यादा डेंस किस्म के ऑब्जेक्ट में जिसकी ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होती है कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद मैस को बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल से अपनी तरफ खींचने के काबिल हो जाता है। उसको हम ब्लैक होल कहते हैं और ब्लैक होल नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि उसके अंदर से रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती जिसको हम कैप्चर कर लें, इसलिए वो बिल्कुल ब्लैक नजर आते हैं। लेकिन इनके बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होने की वजह से, बहुत ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से ये अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे सितारों या खला के अंदर मौजूद किसी भी किस्म का जो मैस है उसको अपनी तरफ खींचते रहते हैं। और अपनी तरफ खींचने का कुछ तरीकाकार इनका ये होता है कि जब भी वो मैस इनके करीब पहुंचता है तो वो एक्चुअली इनके इर्द गिर्द एक रिंग या एक डिस्क की शक्ल में इंतहाई ज्यादा स्पीड के साथ घूमने लगता है। और जो मैस बिल्कुल किनारे पे यानी होराइजन पे, ब्लैक होल के होराइजन पे होता है, उस मैस को इसकी ग्रेविटी जो है वो स्लो होने पे मजबूर कर देती है ताकि वो मैस जो है इस ब्लैक होल के अंदर गिर सके। उस स्लो होने के प्रोसेस के दौरान उन पार्टिकल्स में से, उस मैस के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर से एक्सरेज एमिट होती हैं। और वो एक्सरेज जो हैं वो क्योंकि अभी उस ब्लैक होल के किनारे से बाहर हैं तो उनके उस ब्लैक होल से बाहर की कायनात की तरफ फैलने या निकलने के चांसेस होते हैं। उन एक्सरेज को एक्चुअली ये एक्सपोसैट जो है वो कैप्चर करेगा जिससे उस ब्लैक होल के बारे में कई तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और ये एक्सपोसैट सिर्फ ब्लैक होल्स का नहीं बल्कि न्यूट्रॉन स्टार्स वगैरह को भी स्टडी करेगा। ये न्यूट्रॉन स्टार्स क्या हैं? ये न्यूट्रॉन स्टार्स भी जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह से बहुत बड़े डाइंग स्टार्स की बची खुची कोर्स हैं जो कि असल में सारे की सारी न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ऐसा क्यों है? इसको एक छोटी सी मिसाल से समझ लेते हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा है और उस लोहे के टुकड़े को अगर आप डिटेल में देखें तो वो सारे का सारा एटम्स से मिलकर बना हुआ है। और वो एटम्स क्या हैं? उनका 99.99% मैस जो है वो इंतहाई छोटे साइज के न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइन है, उसके अंदर है। और उस न्यूक्लियस के बाहर की ज्यादातर वॉल्यूम, ज्यादातर जगह जो कि एटम का टोटल 99.99999% बनता है, वो वॉल्यूम या वो जगह जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यानी किसी भी एटम का जितना साइज है उसकी ज्यादातर जगह एक्चुअली खाली होती है। और अब हम एक लोहे का टुकड़ा फर्ज करें जो सारे का सारा एटम से मिलकर बना हुआ है,
तो अगर हम कोशिश करें कि अपने हाथ में रखकर उस लोहे के टुकड़े को इस तरह से क्रश कर दें, इस तरह से दबा दें कि उस लोहे के टुकड़े में मौजूद तमाम एटम्स के जो तमाम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में गिर जाएं। अगर इस तरह पॉसिबल हो तो वो लोहे का टुकड़ा जो है वो सारे का सारा एक रेत के जर्रे के बराबर जगह घेरने के काबिल होगा, जब उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। अब दुनिया के अंदर तो किसी किस्म की ऐसी फोर्स मौजूद नहीं जो दुनिया के किसी एटम को इस तरह से क्रश कर सके, लेकिन स्टार्स के अंदर, मैसिव स्टार्स के अंदर, उनकी कोर में, बिल्कुल सेंटर में, उनकी ग्रेविटी और मास इतना ज्यादा बढ़ चुके होते हैं कि कोर के अंदर मौजूद एटम्स जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह से क्रश हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, यानी उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाने की वजह से उस न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन्स हैं वो भी उन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूं इस तरह उन स्टार्स की कोर्स जो है वो एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन न्यूट्रॉन स्टार्स की ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होती है। अगर सितारे का साइज बहुत बड़ा हो, सूरज के मुकाबले में 10 से 15 गुना से भी ज्यादा हो, तो वो स्टार एक ब्लैक होल को जन्म देगा। लेकिन अगर स्टार कंपैरेटिवली छोटे साइज का हो तो वो न्यूट्रॉन स्टार को जन्म देगा। ये न्यूट्रॉन स्टार्स जो हैं वो भी एक्स रेज के सोर्स हैं, इनके अंदर से भी एक्स रेज निकलती हैं। उन एक्स रेज को कैप्चर करके उससे न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टडी किया जा सकता है। ये न्यूट्रॉन स्टार्स आमतौर पर बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से रोटेट कर रहे होते हैं अपने सेंटर के अबाउट। इस रोटेशन की वजह से बाज न्यूट्रॉन स्टार्स के इर्द गिर्द ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो न्यूट्रॉन स्टार्स जो है वो खास वक्फों के बाद, एक खास ड्यूरेशन के बाद बार बार पल्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की और एक्सरेज की पल्सेस बाहर निकालते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन स्टार्स को आमतौर पर पल्सार्स कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से बाज न्यूट्रॉन स्टार्स के इर्द गिर्द उनकी रोटेशन की वजह से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उस न्यूट्रॉन स्टार के इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। इस तरह के न्यूट्रॉन स्टार्स को मैग्नेटॉर्स कहा जाता है। ये मैग्नेटॉर्स और पल्सार्स भी एक्सरेज इमिट करते हैं और इनसे निकलने वाली एक्सरेज को कैप्चर करके इनको स्टडी किया जा सकता है। अब भारत का ISRO का ये एक्सपोसैट जो है वो खला में मौजूद तकरीबन 50 इसी तरह के ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार्स या पल्सार्स या मैग्नेटॉर्स को स्टडी करेगा अपने 5 साल मिशन के दौरान। इनको स्टडी करने के लिए एक्सपोसैट के ऊपर 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। पहले इंस्ट्रूमेंट को फ्लोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स रेज का नाम दिया गया है, पोलिक्स का नाम दिया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट भारत में ही बेंगलोर में मौजूद रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, यानी ये इंस्ट्रूमेंट भारत के अंदर ही बनाया गया है। और ये इंस्ट्रूमेंट खला से उन ऑब्जेक्ट से आने वाली एक्सरेज में से 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो एक्सरेज जिनकी एनर्जी इस रेंज के अंदर होगी उनको स्टडी करेगा, बल्कि उनकी पोलराइजेशन को एक्चुअली स्टडी करेगा। फ्लोरीमीटर का एक्चुअली मतलब यह है कि ये लाइट या ये एक्सरेज जो हमें रिसीव होंगी, हम उसकी पोलराइजेशन को, कि वो कितने एंगल या कितने डिग्रीज तक पोलराइज्ड हैं, उनको स्टडी किया जाएगा। ये पोलराइजेशन एक्चुअली क्यों होती है कि जब ये एक्सरेज उस ब्लैक होल के होराइजन के करीब बिल्कुल किसी पार्टिकल से बाहर निकलती हैं, तो उस पार्टिकल से बाहर निकलते हुए उस ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद दूसरे मैटर के साथ कोलाइड करती हैं। उस मैटर की वजह से या उसके साथ कोलिजन की वजह से ये स्कैटर होती हैं, और उस स्कैटरिंग की वजह से ये एक्सरेज जो है वो पोलराइज हो जाती हैं। और इनकी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, ये कितने एंगल तक पोलराइज हुई हैं, ये डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल के साथ कोलाइड करके स्कैटर हो रही हैं। इसका मतलब यह है इस डिग्री ऑफ पोलराइजेशन को माप कर, इसको स्टडी करके हम एक्चुअली ये समझने के काबिल हो सकते हैं कि उस ब्लैक होल के इर्द गिर्द किस तरह का मटेरियल मौजूद है और वो किस स्टेट में, किस फेज में मौजूद है। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली इंतहाई यूनिक है। इससे पहले इंडिया से ISRO से पहले सिर्फ अमेरिकन हवाई एजेंसी नासा का एक सैटेलाइट, इमेजिंग एक्सरे फ्लोरीमेट्री एक्सप्लोरर के नाम से एक सैटेलाइट, सिर्फ नासा का, भारत से पहले सिर्फ नासा का एक सैटेलाइट जमीन के गिर्द मौजूद है जो ये काम कर रहा है। इस एतबार से इंडिया इस वक्त दूसरा ऐसा मुल्क बन चुका है जिसके पास एक्सरे फ्लोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट खला के अंदर जमीन से बाहर मौजूद है। ISRO के इस एक्सपोसैट सैटेलाइट के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट लगा है पोलिक्स, एक्सरेज की फ्लोरीमेट्री स्टडी करने वाला, इसकी जो एनर्जी रेंज है ये भी यूनिक है। ये नासा के सैटेलाइट से डिफरेंट है। इसका मतलब है ये इस एनर्जी के अंदर स्टडीज करने वाला पहला सैटेलाइट है जो जमीन की फिजा से बाहर एक ऑर्बिट में ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टडी करने की कोशिश करेगा। इसके बाद इस सैटेलाइट एक्सपोसैट के ऊपर दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग एक्सपेक्ट है।
ये एक्सपेक्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो खला से आने वाली, इन ब्लैक होल से आने वाली एक्सरेज की स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करेगा, यानी उनकी एनर्जीज वगैरह को चेक करके मेजर करने की कोशिश करेगा कि वो किस किस्म के मटेरियल से इमिट हो रहे हैं। इसकी एनर्जी रेंज 0.8 से लेके 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगी। इन एनर्जीज के दरमियान एक्सरेज को ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टडी करने के काबिल है। ये इंस्ट्रूमेंट भी भारत में ही, भारत के शहर बेंगलोर में मौजूद UR राव सैटेलाइट सेंटर ने ही बनाया है, यानी ये इंस्ट्रूमेंट भी भारत के अंदर ही बना है। इस एक्सपो सेट के ऊपर भारतीय हवाई एजेंसी ने टोटल 250 मिलियन इंडियन रुपए, 25 करोड़ इंडियन रुपए इतना सरमाया खर्च हुआ है। और ये एक्सपो सेट जो है वो उस फिजा में मौजूद ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स और पल्सार्स और मैग्नेट्रॉन्स, उनके इन्वायरमेंट और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह को स्टडी करने की सलाहियत रखता है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके ज़हन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और यार याद से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।